स्वागत है आप सभी का रो एजुकेशन में। अभिवादन स्वीकार कीजिएगा दीपक कुमार का। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 12 एक्सरसाइज 10.1 का बेसिक कर लेते हैं। पिछली वीडियो में कुछ ही बेसिक हो पाया था और कुछ बच गया था, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग अच्छे से किताब खोलकर और कॉपी लेकर हम जो बताएंगे उसे आप नोट करेंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, उस दिन हम आपको बताए थे कि जब आपके पास मान लीजिए वेक्टर ए बराबर एक सदिश है जो है 4i प्लस 3j प्लस 4k। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, इससे आपका पूरा 10.2 कवर हो जाएगा। यदि आप ये वीडियो अच्छा से देख लेते हैं तो आपका जो है 10.2 हमें बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो हम आपको बताए थे कि इसका दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, दिक् अनुपात जो इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब होंगे वो जानेंगे कि दिक् अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बताए थे कि जो इसका गुणांक होता है 4 3 4, जो इसका गुणांक होता है 4 3 4, उसी को लिख देते हैं 4 3 4। ये हो जाता है इसका दिक् अनुपात। और हम आपको कल भी बताए थे कि इसका जब दिक् कोसाइन निकालना हो, दिक् कोसाइन, ठीक है, दिक् कोसाइन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दिक् अनुपात है उसका बटा में इनका मापांक लिखते हैं। अच्छा, मापांक कैसे निकलता है, तो हम आपको बताए थे कि जो वेक्टर दिया रहे, जैसे यहाँ ए वेक्टर है तो वेक्टर ए का मापांक कर देंगे। उसके बाद अंडर रूट जो आई जे और के, आई केप जे केप और के केप का जो गुणांक है उसका अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 16 16 32 और 9 41। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको यदि दिक् कोसाइन लिखना है तो कुछ नहीं करते, जो आई वाला मापांक है वो आई ऐसे लिखते हैं, और जो ये सॉरी जो आई का गुणांक है उसको ऐसे लिख देते हैं, और जो मापांक आया है उसे इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कोमा लगाते हैं, फिर जे वाला गुणांक लिखते हैं, उसके बाद मापांक जो आया है उसके इसके नीचे लिख देते हैं। फिर क्या है, तो के, ये जो है के वाला गुणांक लिखते हैं 4, उसके बाद जो मापांक आया है उसे यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाता है दिक् कोसाइन। अब देखिए, यहाँ हम एक और बात आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि ये ए वेक्टर बराबर वही है, और आपको बोल देगा कि आप ए के क्वेश्चन बोल देगा कि ए के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए के अनुदिश मात्रक सदिश, तो ध्यान से देखिएगा, ए के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे ज्ञात होगा। इसके लिए फार्मूला है, जब आपको वेक्टर ए बराबर कुछ दिया रहे और आपसे पूछे कि वेक्टर ए के मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला होता है 1/a का मापांक, ठीक है, इंटू ए वेक्टर। और ए के अनुदिश मात्रक सदिश को हम ए कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ए कैप बराबर होता है 1/a का मापांक इंटू ए वेक्टर। देखिए कैसे ज्ञात होगा। जैसे ए बराबर अब की बार मान लीजिए दूसरा कुछ, जैसे मान लीजिए 2i है प्लस जे है प्लस 4k है। इसका आपको क्या करना है, ए के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मापांक ज्ञात करना होगा, यानी परिमाण। तो ए का परिमाण निकालिएगा तो क्या होगा, तो अंडर रूट में हम बोले कि जो आई जे और के जो गुणांक है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 है तो 1 और 4 का 16, तो आपके पास मापांक 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मात्रक सदिश अनुदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए आप इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। ए कैप बराबर 1/a का मापांक कितना आया, तो 21 आया अंडर रूट में। तो लिख दीजिए, ये ए वेक्टर आपके पास कितना है, तो 2i प्लस जे प्लस 4k। अब आप क्या कीजिए, 1/√21 से इसमें गुना करा दीजिए। तो एक अनुदिश मात्रक सदिश आपके पास निकल के आएगा। जब 1 2i से गुना करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2i/√21, बीच में प्लस तो प्लस। ये जब इससे करेगा तो हो जाएगा 1/√21 जे। ये जब इससे करेगा तो हो जाएगा 4/√21 के। और यही हो जाएगा आपके पास ए के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब आपके पास अगला पॉइंट आता है कि जब आपके पास दो सदिश दिया रहे, ए मान लीजिए ए आई के प्लस
टू जे केप प्लस 4 k केप, और एक दूसरा सदिश है मान लीजिए बी, ये है 3i प्लस 4j प्लस 3k। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये दोनों संरेख है, तो इस कंडीशन में आपको एक फार्मूला होता है उसको याद करना होगा, वेक्टर ए बराबर लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर वेक्टर ए के बराबर लेमडा बी वेक्टर आ सकता है, लेमडा बी का मान यहाँ कुछ हो सकता है, गिनती की संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 4j प्लस 3k। ठीक है, ये मान लीजिए है, इसको कर लीजिए 8 कर लीजिए, और मान लीजिए वेक्टर बी बराबर है 4i। ठीक है, प्लस 6 नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए i प्लस 3j 2j और प्लस 4k। अब आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि ये संरेख है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो दिया हुआ है इस पर आपको लाना होगा। देखिए कैसे, आपको क्या चाहिए, तो आपको वेक्टर ए बराबर लेमडा बी वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए वेक्टर ए बराबर आपके पास कितना है, तो आपके पास है 2i प्लस 4j प्लस 8k। ठीक है, बराबर लेमडा बी का मान कितना है आपके पास, तो i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, ये है। आप यदि इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लेते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ जाएगा i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, बराबर क्या आएगा, तो लेमडा इंटू आई प्लस 2j प्लस के। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ 2 गुना में ही इधर आके भागा में हो जाएगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 4k बराबर यहाँ लेमडा बटा 2, और यहाँ i प्लस 2j प्लस 4k। अब आप देखिए ए भी और ए भी दोनों बराबर है, यानी इसको ए वेक्टर बराबर लेमडा के जगह क्या है 1/2 है, तो 1/2, और इसको हम बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये इस रूप में आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ठीक है, संरेख हो जाएगा। ये आपका एक पॉइंट कल छूट गया था। और एक हम बता देते हैं अगला पॉइंट, आपसे समान सदिश भी पूछ लिया जाएगा। तो समान सदिश देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j है। ठीक है, और वेक्टर बी बराबर xi प्लस yj है, और आपसे बोलेगा कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के समान है। तो जब समान होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई केप का गुणांक आई केप के बराबर हो जाता है, और जे केप वाला गुणांक जे केप के बराबर हो जाएगा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश आपको क्वेश्चन में बोल देगा समान सदिश, तो उस कंडीशन में आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आई केप का इधर वाला गुणांक है और जो आई केप का इधर वाला गुणांक है दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे आई केप का गुणांक यहाँ 4 है, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, आई केप के गुणांक x के, तो x बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर उसी प्रकार से 3 आ जाएगा। तो ये हो गई समान सदिश की बात। अब आपका 2 पॉइंट और बचता है, उसे भी आप याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, अब आपको अगला जो कॉन्सेप्ट का पॉइंट है वो है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कहते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको 2 बिंदु दे देगा। ठीक है, और दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसका बोलेगा कि आप इसका सदिश निकालिए। जैसे यहाँ कोई एक सदिश दे देगा, मान लीजिए ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, 2 सदिश यहाँ दे देगा कुछ और यहाँ भी दे देगा कुछ, और आपको बोलेगा कि आप ये जो लाइन जा रहा है इसका इन दोनों सदिशों से मिलाने वाला सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये कोमा आपके पास है x1 y1 z1, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ x2 y2 z2। ठीक है, ये पॉइंट है। आपको जब 2 सदिश से मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो आपको लिखना होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर, देखिए आपको x2 में से x1 को घटाना होगा, x2 माइनस x1। ठीक है, फिर करना होगा आई केप, चूंकि शुरू बार आई केप होता है, उसके बाद प्लस में लिखना होगा y2 माइनस y1 जे केप, फिर लिखना होगा z2 माइनस z1 के केप।
जब आपको सदिश ज्ञात करना होगा तब। लेकिन इसका परिमाण ज्ञात करना होगा, यदि मान ज्ञात करना होगा तो आपको अंडर रूट में लिखना होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं तो आपको और अच्छी से समझ आएगी। देखिए मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए बराबर एक सदिश दिया हुआ है, ठीक है, वो है 2i के प्लस 0 जे के प्लस 3 के। और एक वेक्टर बी बराबर है आपके पास आई के प्लस जे के प्लस के। आपसे बोल रहा है कि बताइए दो बिंदुओं को मिलाने, इन दोनों सदिशों को मिलाने वाले सदिश का समीकरण क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को लिख लेना होगा। जैसे 2 0 3 है तो इसको दिक अनुपात निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 0 3। ठीक है, यहाँ भी आप दिक अनुपात निकाल लीजिए तो 1 1 1 हो जाएगा। अब आप मान लीजिए इसको x1 y1 z1, इसको मान लीजिए x2 y2 z2। अब इसका इक्वेशन निकालना है तो आप यहाँ लिखिए वेक्टर b इंटू वेक्टर ए बराबर, आप क्या जानते हैं x2 माइनस x1 होता है, यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2, उसके बाद आई कैप प्लस फिर y2 माइनस y1 होता है। यहाँ देखिए तो y2 कितना है 1 और y1 कितना है 0, तो 1 माइनस 0 और यहाँ हो जाएगा जे के प्लस फिर 1 माइनस 3 के कैप। अब आप इसमें से 1 में से 2 घटाइएगा तो माइनस का 1 बचेगा आई कैप, और 1 में से 0 घटाइएगा तो जे कैप, और 1 में से 3 घटाइएगा तो माइनस का 2 के कैप, और यही आपका क्या आ जाएगा समीकरण, दो सदिश को मिलाने वाला। अब हम आपको इसी उदाहरण में बता देते हैं इसका परिमाण कैसे ज्ञात करें, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए परिमाण ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करेंगे, x2 में से x1 को घटाया तो कितना आया 1 आया, तो बस 1 का स्क्वायर कर देंगे। y2 में से y1 को घटाया तो कितना आया 1 आया, तो फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे। z2 में से z1 को घटाया तो कितना आया -2 आया, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। बस आपका परिमाण आ जाएगा। देखिए कैसे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 4 और 2 6, यही आपका क्या आ गया परिमाण। और परिमाण को हमेशा मात्रक और इंग्लिश वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे यूनिट के नाम से लिख देते हैं। अब मात्र आपके पास 2 पॉइंट और है, उसके बाद आपका ये जो 10.2 का है पूरी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप खुद से 10.2 आप कर सकते हैं, ये मैं वादा करता हूँ। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा और बता देते हैं हम आप लोग को। देखिएगा अब आपको खंड सूत्र याद करना होगा। खंड सूत्र, खंड सूत्र का मतलब होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखिए कैसे, खंड सूत्र में आपको देखिए क्या क्या देगा। पहला नंबर तो 2 पॉइंट दे देगा, ये 2 पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट P है ये Q है, और आपको बोलेगा कि ये जो पॉइंट है ये M और N अनुपात में किसी लाइन को या किसी सदिश को बांट रहे हैं, तो आप इसका क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर कुछ दे देगा आपके पास, यहाँ वेक्टर बी है, वेक्टर बी बराबर कुछ दे देगा, एम और एन है, कुछ बोल देगा कि कोई अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे हम बोले कि एम और एन अनुपात में, वहाँ मान दिया रहेगा 1 2 3 ऐसे अनुपात में, या 1:2 या 3:2 में विभाजित करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि यह बाय विभाजित करते हैं, और एक बोलेगा कि अंतः विभाजित करते हैं। तो जब अंतः विभाजित करेगा तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है वो आपको याद रख लेनी होगी। ठीक है, अंतः विभाजन को हम आर से डिनोट करते हैं, और जब अंतः विभाजन करता है तो होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस एन, ये फार्मूला होता है जब अंतः विभाजित करता है तब। लेकिन जब बाह्य विभाजित करता है तो उस कंडीशन में फार्मूला देखिए क्या होता है, वेक्टर आर बराबर बस कुछ नहीं होता, दोनों जगह माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटा एम माइनस एन, ये हो गया बाय विभाजित जब करता है तब। लगे हाथ एक एग्जाम्पल से हम देखिए आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास बोलेगा कि वेक्टर ए बराबर है आपके पास 3i के प्लस 2j के प्लस के, वेक्टर बी बराबर है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देते हैं नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी ही करते हैं।
वेक्टर बी बराबर देखिए क्या है आपके पास, तो मान लीजिए 4i प्लस 2j प्लस 3k है। आपको बोल रहा है कि ये जो दोनों सदिश है किसी लाइन को 2:3 में विभाजित कर रहे हैं, तो जो अनुपात दिया रहेगा वो m और n का मान होगा, और ये जो है आपके पास ये a और b का मान है। तो जब अंतः विभाजित कर रहा है, क्वेश्चन में बोल देगा कि आपके पास दो सदिश है जो 2 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहे हैं, तो आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिए यानी मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अंतः विभाजित करने के लिए बोल देगा, तो ये फार्मूला लगाना है, और बोलेगा कि दो सदिश 2 और 3 के अनुपात में बाह्य विभाजन कर रहे हैं, तो जब बाह्य विभाजन कर रहे हैं तो आपको फार्मूला ये लगाना होगा। तो देखिए हम अंतः विभाजन वाला लगाकर बता देते हैं। तो अंतः विभाजित कर रहा है तो आपको लगाना होगा वेक्टर आर एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एम का मान कितना है, तो 2 है, तो आप यहाँ 2 रख दीजिए। बी का मान कितना है, तो बी का मान ये टोटल है, यानी 4i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। फिर क्या है प्लस, तो प्लस। एन का मान कितना है, तो 3 है। ए का मान कितना है, तो 3ik प्लस 2jk प्लस k, ठीक है, ये है। उसके बाद नीचे क्या है, तो नीचे है m प्लस एन, यानी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही यदि बाह्य विभाजन के लिए बोल देगा तो आपको फार्मूला ये वाला लगा लेना है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटा एम माइनस एन। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो m का मान कितना है, तो वही m का मान रहेगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। b का मान यही रहेगा 4i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और माइनस है तो माइनस n का मान 3 रहेगा, और a का मान यही रहेगा 2j प्लस k। लेकिन अब की बार क्या होगा, नीचे 2 और 3 जुटा है तो अब की बार घटेगा, तो 2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आप सभी लोगों को इतना मेरी बताई गई सभी बातें समझ आई होंगी। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए और हमें और बेहतर करने के लिए आप अपना कीमती समय कुछ निकाल कर और कमेंट में अपने विचार को ज़रूर रखें, जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाते रहें। जय हिंद।